बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, आज भी पाकिस्तान में जो अहम तरीन मौज़ूआत हैं उसमें ऑन गोइंग सबसे अहम मौजू पाकिस्तान की मईशत के मौजूदा हालात और आगे क्या मुमकिनात हैं, इसके बैकड्रॉप में ज़्यादातर तज्ज़िये हो रहे हैं। कल एक वफाकी वज़ीर जनाब फैसल वावडा साहब का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस किया जा रहा है, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को अपने तई ये खुशखबरी सुनाई कि 2 हफ़्तों के अंदर या चंद हफ़्तों के अंदर मुल्क में कोई बहुत बेहतरीन किस्म की इनकलाबी माशी लहर आने वाली है, जिसके बाद नौकरियों की फरावानी होगी और मईशत जो है वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेगी। इसका क्या पस मंज़र है, किस बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है, इसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक अहम मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शंस में हार जाने के बाद कुछ दिनों तक मुतहर्रिक रहे, उसके बाद कुछ अरसे के लिए उन्होंने बैक सीट ली, लेकिन अब लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान एक दफ़ा फिर मोबिलाइज़ हुए हैं। मुलाकात की है उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से, और बताया जा रहा है कि इम्कान है कि अगले चंद घंटों में या एक आध रोज़ के अंदर उनकी गालिबन आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात मुतवक्का है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान की ये काविश होगी कि अपोजिशन को आपस में मुत्तहिद करके और उनको मोबिलाइज़ किया जाए पार्लिमान की सतह पर भी, और शायद उससे बियॉन्ड स्ट्रीट जो मोबिलाइजेशन होती है उसकी तरफ भी बात को ले जाया जाए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब का एक बयान भी हमारी नज़र से गुजरा, जिसमें इस बात का इंदिया दिया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ फ़िलहाल स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के हक़ में नज़र नहीं आती। इंडियन इलेक्शंस की कैंपेन इस वक्त उरूज पर है। नरेंद्र मोदी और उनके मुखालफिन के दरमियान इंतखाबी मार्के की तैयारी है। इस हवाले से एक ख़बर बहुत दिलचस्पी का हामिल बनी उस वक्त के जब महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, इन दोनों रहनुमाओं जिनका ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर के इलाक़ों से है, इनके ऊपर एक पिटीशन की गई और अदालत में दरख्वास्त दी गई इनके ख़िलाफ़ कि इनको लोकसभा के चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जाए, जो कि वहाँ की नेशनल असम्बली है उसके इलेक्शन में रोका जाए। जिसके ऊपर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ट्वीट करके अपनी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी पर छोड़ दिया जाए इस काम को, क्योंकि बीजेपी तंज किया उन्होंने कि बीजेपी की हुकूमत आने के बाद इनके आर्टिकल 345 के तहत वैसे ही जम्मू कश्मीर पर से भारत की अमलदारी आइनी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या पस मंज़र था इसका, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ बहुत सीनियर पैनल आज मौजूद है। जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नईम सिद्दीकी साहब मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम भी करते हैं टीवी पर। और हमारे साथ कमर चीमा साहब, नौजवान तज्ज़ियाकार जो कि पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर गुफ्तगू में हिस्सा लेते हैं, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में इस वक्त इलेक्शन कैंपेन और उसके क्या मामला चल रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब से करना चाहूँगा। सोलंकी साहब, पहले तो ये बताइएगा कि फैसल वावडा साहब ने जो कल प्रेडिक्शन की है, इसका क्या पस मंज़र आपको लगता है? कोई टेंजिबल बात है या ये कोई एक सियासी बयान ही है महज? अगर हम गैर संजीदा तरीके से बात करें, क्योंकि जो उन्होंने बात की है जी वो ख़ासी गैर संजीदा है, तो हम ये कहेंगे कि वो कोई ख़ास चीज़ उन्होंने नोश फरमाई है। अच्छा। जिसके बाद लोग इस तरह की कोई बातें कर सकते हैं, क्योंकि इसका न हकीकत से कोई ताल्लुक़ है और ये शायद ऐसा मजाक है जिस पर दुनिया का वाहिद मजाक है जिस पे हंसने के बजाय बंदा जो है वो अपना सर पीटने को दिल चाहे। अच्छा, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका इशारा उस मुमकिना तेल के ज़खायर की तरफ है जिसकी कुछ खबरें चल रही हैं पहले से मीडिया में? देखें, एक तो उनका तेल की वजारत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही। और आखिरी मालूमात जो मैंने चेक की उसमें उनकी तालीम और तरबियत वो भी कोई इस तरह के कोई जियोलॉजिकल सर्वेज़, कोई अंडर वाटर ड्रिलिंग वगैरह के हवाले से उसका कोई दूर दूर ताल्लुक़ नहीं है। वो हार्ली डेविडसन चलाने का उनका ज़रूर तजुर्बा होगा और वो तेल से ही चलती है जी, लेकिन ऑफशोर ड्रिलिंग वगैरह के हवाले से नहीं। मेरे ख्याल में अगर इसका
तज्जिया किया जाए तो सिर्फ फैसल वावडा साहब नहीं बल्कि किबला जनाब इमरान खान साहब उनके समेत जो उनके काबीना के बहुत सारे जो वज़रा हैं पिछले 8 महीने से वो इस तरह की बयानबाजी रोज़ करते हैं जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। और बुनियादी जो उसका मकसद जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि जो इस वक्त लोगों की जो ख़राब होती हुई जो हालात हैं, जो उनके मुआशी और मुआशरती जो हालात हैं, हम लोग जो शाम को यहाँ पर बैठते हैं उस पर गुफ्तगू ना करें। हम उस बंदे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है जो अपने बूढ़े माँ बाप को अब दवाइयाँ नहीं दिलवा सकता, जब मेडिकल स्टोर वाले ये आपसे कहें कि लोग आते हैं और दवाइयों की कीमतें पूछ के और चले जाते हैं, और जब आपके जो बिजली की कीमतें हैं उसमें आज ही 81 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हुआ है, उसमें आपके वफाकी वज़ीर साहब से पूछें कि एक बंदा जो कि जिस अभी मैंने बात की एक बंदे से, नौजवान से, बाग आज़ाद कश्मीर से, जो यहाँ पर 6-7 बंदे इकट्ठे रहते हैं क्योंकि उसका ख़ानदान, उसकी बीवी, बच्चे और उसके बूढ़े माँ बाप बाग में रहते हैं, उसको 12,500 तनख्वाह मिलती है। वो 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे उसको छुट्टी मिलती है, उसमें वो गुजारा कर रहे हैं कि, और फिर ऐसे हालात में आपके एक वज़ीर जो है सूबाई, वो कहें कि अच्छा आप जो ना आजकल 2 रोटियां ना खाएं, आप 1 रोटी खा लें। तो इस तरह के बयानबाजी का मकसद सिर्फ जो लोगों के जो हालात हैं जी, जो ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं ऐसे वक्त में, जबकि दुनिया की वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की अभी रिपोर्ट आई है, आपके अपने स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, इससे पहले मूडीज़ की, फिच सॉल्यूशंस की, वो क्या कह रहे हैं कि आपकी इकॉनमी जो है जीडीपी आधी रह गई है और अगले 1-2 साल में ये और मजीद नीचे जाएगी जी। ऐसी सूरत हाल में आपके वज़रा इस तरह की बात करें तो उसका मकसद सिर्फ यही हो सकता है कि जो लोगों की जो ख़राब होती हुई सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू ना की जाए, तो और इसके अलावा और कोई मकसद मुझे नईम सिद्दीकी साहब, मईशत पे आपकी गहरी निगाह है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में वो तस्वीर कशी की है उस सूरत हाल की कि जो रोज़ाना हमें सड़कों पे नज़र आती है, गली मोहल्लों में नज़र आती है। मुल्क के 22 करोड़ में से शायद 21 करोड़ आवाम ऐसे ज़रूर हैं कि जिनके ऊपर ये छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस भी बहुत भारी इम्पैक्ट लेकर आती हैं। तो अब इस सारी सिचुएशन में वावडा साहब का ये बयान और ऑप्टिमिज़म उनका, फिर दीगर जो हुकूमती वज़रा हैं वो भी इसी नौइयत की गुफ्तगू रोज़ाना करते हैं, ये मामला जाएगा किस तरफ? सर मुझे तो ये लगता है कि पीटीआई के जो कुछ वज़रा हैं ना वो शायद किसी फिल्म में काम कर रहे हैं। अच्छा। और वाडा साहब जो है ना वो शायद जेम्स बॉन्ड का रोल जो है ना अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनका दिल, आप इसलिए कह रहे हैं कि वो तस्वीरें वगैरह खिंचवाने का शौक हाँ, है जब उनका दिल करता है तो कभी वो किसी चाइनीज़ एम्बेसी के बाहर पहुंच जाते हैं हाथ में पिस्तौल पकड़े हुए और सीने पे प्रोटेक्टर बांध के, और हालांकि ये सब चीज़ें खिलाफ कानून है। कभी वो किसी जहाज़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं, फिर उनके जो मॉनिटर हैं वज़ीर आज़म साहब उनको कहते हैं यार ये सस्ती शोहरत हासिल करने का कौन सा तरीका है जो आप इख्तियार कर रहे हो। अफसोस के अलावा सर मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इस वक्त कहने के लिए जो हकीकत है कि देयर इज़ नो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इन दिस गवर्नमेंट एट द मोमेंट। सर इसका फिर सोल्यूशन क्या होगा? आप ये बात करते हुए हाथ मल रहे हैं लाशौरी तौर पे, यकीन करें, मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सर इसका सोल्यूशन ये है कि खुदा के लिए ये जो अमानत कायदे आज़म ने आपको दी है, ये अल्लाह ताला ने जो पीस ऑफ लैंड हमें दिया है, इसको ओन करें, कहें ये हमारी है। इसी तरह ऑन करें जैसे आप अगर 4 बच्चे हैं उसमें से कोई 2 बच्चे नालायक निकल आते हैं, कोई एक बच्चा को बुरा निकल आता है, तो आप उसको डिसोन तो नहीं करते यार जी। आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है मईशत में सियासत क्यों खेलते हैं? 21 करोड़ 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं कि जो कुछ भी गलती हुई है ये उसने की थी, वो ये कहते चले गए कि उसने की थी।
तो क्या ये बर्बादी का तसलसल, बर्बादी का जो जिम्मेदारी है, ये सारे इसी तसलसल पे दूसरे पे डालते जाएंगे? आज 99 बिलियन और 40 करोड़ रुपया, 40 करोड़ डॉलर आपके ऊपर कर्जा हो गया है। आप कहते हैं जब 2007 आया था उस वक्त 47 बिलियन डॉलर कर्जा था, तो आज कर्जा इतना हो गया ये 2 खानदान खा गए। अरे भाई हम मानते हैं आपकी बात, 2 खानदान खा गए। दुनिया पूरी में दस्तूर है, कानून मौजूद है, जो पैसा खाता है, जो टैक्स नहीं देता है, जो चोर है, वो लोग निकलवा लेते हैं। आपको याद है इंग्लैंड में उन्होंने कब्र से आदमी को बाहर निकाल के ट्रायल किया और उसको हैंग भी किया कि हाँ भाई इसने ये काम किया। मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक गिमिक्री हो रही है और हम सब उसको एंजॉय कर रहे हैं। सोशल मीडिया कह रहा है उसने ये कर दिया, वो गाड़ी लेके उधर जा रहा है, वो उधर लेके जा रहा है, उसने इतने पैसे खा लिए। और जी आज जैसे आ रहा था जी हमजा शहबाज साहब के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। वो पता तो खनानी कालिया के बारे में बहुत कुछ लग गया था 2008 में। दुनिया उलट पुलट हो गई थी कि अरबों खरबों डॉलरों की हुआ, एंड में क्या हुआ, वो रहा हो गए। सर पॉलिसी की जरूरत है। आपने 6 सर बनाएगा कौन? आप पॉलिसी नहीं बनाई है ना, आप और मैं टॉक शो में बैठ के नहीं बना सकते ना पॉलिसी। हम तो यहाँ पे बात ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसा दिमाग दिया है। मुझे समझ नहीं आती जब इक़्तिदार में आते हैं तो आपका दिमाग क्यों बदल जाता है, आपकी सोच क्यों बदल जाती है, आप अपने को हुक्मरान समझना क्यों शुरू कर देते हैं, आप अपने पे जिम्मेदारी क्यों नहीं महसूस करते। देखिए ये जो है म्यूजिकल चेयर की एक गेम है। इस म्यूजिकल चेयर में जो बैठेगा कुर्सी पे उससे उठना भी है, ये लाजमी है। एंड दे शुड रियलाइज कि ये मुआशरा जो है ना ये कोई मजाक नहीं है, इस पे सियासत आप नहीं कर सकते। अभी आप देखिए मिनिस्ट्री स्कीम भी आ रही है, इससे पहले मिनिस्ट्री स्कीम आई है, किसको फायदा है? 21 करोड़ 21.5 करोड़ आवाम उसे मिनिस्ट्री स्कीम, उनका कोई तल्लुक ही नहीं है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आ रही कि नहीं आ रही। उनको सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा, उनको सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में इलाज होगा कि नहीं होगा, अगले वक्त का खाना मिलेगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे घर मिलेगा, मुझे रोजगार। उनको सिर्फ इतना है, जैसे सोलंकी साहब ने बताया कि 12,500 पे भी वो लोग खुशी से काम कर रहे हैं। यार आप देखें, आप ये मिनिस्ट्री स्कीम लेके आ रहे हैं जी, आप अपने हिडन एसेट्स डिक्लेयर कर दें, आप बेनामी अकाउंट डिक्लेयर कर दें, आप अपनी बैलेंस शीटें ठीक कर दें। इसका मतलब है आप उन लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं उनके राइट से जो पिछले 50 साल आपको टैक्स देते रहे। सही। नईम सिद्दीकी साहब, बहुत ही गंभीर हो गई ये बात और मैं तो हकीकत ये है कि डिप्रेशन महसूस कर रहा हूँ। मौजू बदल रहा हूँ मैं, अमर सीमा साहब, मौजू बदल रहा हूँ मैं। ये भारत में महबूबा मुफ्ती साहिबा वाला मामला अगर आपकी नज़र से गुजरा हो और इस वक्त उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें मोदी साहब किस जगह पे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं आपको, और फिर वो भी मैं चाहूँगा कि जो एक बयान दिया गया मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, एक तारीख़ उन्होंने बताई कि इस तारीख़ से इस तारीख़ के दौरान भारत की तरफ से जो है कोई शरारत हो सकती है, तो ये सब क्या मामलात हैं? देखिए जो कुरैशी साहब की स्टेटमेंट थी और उन्होंने अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके दी है, मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से बात कर रहा हूं, तो अगर पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ये बात कर रहा है तो मेरे लिए बड़ी क्रेडिबल चीज़ है, हम उसको गैर ज़रूरी तो समझ नहीं सकते। ठीक है। और जो स्पेसिफिक विंडो दी है, मेरा ख्याल है शायद इस विंडो को देने का मकसद जो है वो इंटरनेशनल कम्यूनिटी को अलर्ट करना है और अवेयर करना है कि जो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स हुए हैं, पता कलामी की मादरत, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए तो डिप्लोमेटिक चैनल होता है मेरा ख्याल है, या एक अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस किया सर वो मैं बताता हूँ। उससे पहले फॉरेन ऑफिस नॉन परमानेंट मेंबर्स और जो परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल को, उनको भी ब्रीफ कर चुका था, लेकिन डेफिनेटली अपनी आवाम को भी तो बताना होता है ना कि उससे पहले सेशन हो चुका था। जो 5 परमानेंट है नॉन परमानेंट मेंबर्स को फॉरेन ऑफिस ने कॉन्टिन्यूसली लूप में रखा हुआ है इस हवाले से, लेकिन अपनी आवाम तक मैसेज देना था और एक शोर मचाना था डेफिनेटली, ताकि हम चाहते हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेबर के तौर पर पेश आए। अभी आप रिसेंटली देखिए कुरैशी साहब ये क्यों बातें कर रहे हैं। देखें नरेंद्र मोदी ने 5 साल हुकूमत की है, जो बंदा 5 साल हुकूमत करेगा रजा सैयद साहब, तो वो डेफिनेटली बताएगा ना मैंने 5 सालों में क्या किया है। उन्होंने अपनी कैंपेन का स्लोगन रख दिया चौकीदार। अब मजे की बात है 3 हफ्ते की जो पुराना जो कॉन्फ्लिक्ट है उसने आपके 5 साल के जो फ्यूचर को डोमिनेट कर लिया है, और जो 5 साल आपने डिलीवर किया है आप अपनी उसमें परफॉर्मेंस पे बताई कोई नहीं रहे। तो इस चीज को देखना है कि वो कहते हैं मैं तो चौकीदार हूं, वो सारे चौकीदार बन गए बीजेपी, उन्होंने अपनी कैंपेन स्लोगन लगा दिया। तो पाकिस्तान को परेशान करने वाली बात डेफिनेटली ये है। ऊपर से हमारी परेशानी इससे भी बढ़ती है
रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 2 प्लेन्स गिरे, पायलट कैप्चर हुआ, हमने रिलीज किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रेज किया, तो वो इंडिया जो मोदी साहब चाहते थे वो उनको क्रेडिट नहीं मिल सका, बल्कि घर के अंदर ही बहस होनी शुरू हो गई। कल एयरफोर्स के जो नुमाइंदा बता रहे थे, ब्रीफिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे हम टाइम आने पे सबूत देंगे कब F-16 गिरा। उनकी बड़ी लेदे हो रही है घर में। दूसरी खतरनाक बात जो हमें परेशान कर रही है और कश्मीर के लोगों को परेशान कर रही है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया है कि हम आर्टिकल 35A और 370 चेंज करेंगे। ये बहुत खतरनाक है। 35A मींस कि वो कश्मीर का रेजिडेंट कौन होगा। ये स्टेट जम्मू जो है, कश्मीर जो लेजिस्लेचर है, उसको हक है। मोदी साहब कहते हैं हम वहां से पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी से अगर ये चेंज कर देंगे तो भाई आप तो कश्मीर के मसले को मजीद गंभीर करने जा रहे हैं। एक जो कश्मीर का स्टेटस है आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अगर वो भी चेंज कर देंगे तो मजीद सिचुएशन खराब हो जाएगी। और अगर देखा कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने का एक पूरा बंदोबस्त था, ताकि और बहाना वो ये लगा रहे हैं क्योंकि कश्मीर अंडर डेवलप है तो हम चाहते हैं कि बाहर से लोग आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो तभी कश्मीर जो है वो डेवलप हो सकता है। सो पाकिस्तान डेफिनेटली इन चीजों से वरीड भी है। और बहुत सारा साहब, मैं वापस आता हूं आपकी तरफ, गुफ्तगू इस सिलसिले को जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो जमातें हैं इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो छुट्टी पे हैं, और छुट्टी पे इसलिए हैं कि उनको जो काम करना होता है वो काम तो शायद हुकूमत के अंदर से ही हो रहा है, जो मुखालफत वाली सूरत हाल होती है या टफ़ टाइम देने वाली सूरत हाल होती है। तो अब ऐसी सूरत हाल में नून लीग की हिकमत अमली और पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली आप क्या देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? देखें, पिछले जो कुछ माह रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली जो है वो ऊपर नीचे होती रही है। नवाज शरीफ साहब जब वो वोट को इज़्ज़त दो और GT रोड का जो मार्च था वो मामला ख़त्म हुआ, और बीच में पीपल्स पार्टी का ये था कि जी हम किसी तौर पे भी इस हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि दोनों जमातों की अक्सर क़यादतें, और सिंध में बिलखुसूस नौकरशाही से लेके वज़रा तक, जरदारी साहब ख़ुद, उनकी हमशीरा और यहाँ तक के बिलावल पे भी छींटे पड़ रहे हैं। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा एक मज़ाहमत वाले अंदाज में आपको नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो खासी जकड़ी हुई है और वो कोई बड़ी मज़ाहमत करने की पोजीशन में नहीं है। सही। लेकिन और छोटी छोटी जमातें जैसे जमीयतुल उलमा इस्लाम वो पूरे मुल्क में जलसे जुलूस जो है वो कर रहे हैं और वो काफ़ी आगे हैं, और उनका इस्लामाबाद मार्च का भी प्रोग्राम है। आज मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब से मिले हैं और शायद अगले 1-2 रोज़ में उनकी जरदारी साहब से मुलाकात भी होनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जमातें ज़रा पब्लिक का मूड देख रहे हैं कि जैसे जैसे मुआशी हालात ख़राब होते जा रहे हैं और लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें मुश्किलात पैदा हो रही हैं, तो शायद वो उसका कोई ना कोई फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल जो है वो शोर ज़्यादा होगा। रमज़ान के बाद जो है वो मुझे लगता है कि जब गर्मी भी औज पे होगी तो जो सियासत का जो दर्जा हरारत है वो भी उसी तरह से बुलंद होने के काफ़ी इम्कान। अच्छा, यानी आपको लगता है कि रमज़ान तक या रमज़ान के दौरान फिंगर्स क्रॉस्ड वाली सूरत हाल मेरे ख्याल में वो जो हमारे पिंडी के जो सियासतदान हैं शेख रशीद साहब, उनका जो मशहूर फ़िक्रा है ना कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, तो मुझे लगता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की कोशिश ये होगी कि अगली जो कुर्बानी है उससे पहले अगर कुर्बानी मुमकिन हो तो कर दी जाए। ठीक है। अच्छा, नईम सिद्दीकी साहब, स्टॉक मार्केट, बिजनेस कम्युनिटी, मईशत का पहिया, ये बड़े हम मायने अल्फाज हैं। जब हुकूमत कायम हुई थी तो शुरू में ही हमने भी और बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया था हुकूमत को, और शोज़ में भी हमने बात की थी। हुकूमत के अरकान से भी हमने कहा था कि जनाब एक गैप नज़र आ रहा है बिज़नेस कम्युनिटी और हुकूमत की फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम के दरमियान। इस गैप को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ख़त्म कीजिए ताकि एक बहाल हो जाए एतमाद इन्वेस्टर का भी और बिज़नेस कम्युनिटी का। फिर हमने देखा कि खान साहब कराची गए, उन्होंने भी मुलाकात की, असद उमर साहब भी एक फ्रीक्वेंट मुलाकातों के सिलसिले में आ गए।
लेकिन मेरा सवाल ये है, क्योंकि आपका खुद बिजनेस कम्युनिटी के साथ एक पस मंज़र है, मेरा सवाल ये है कि वो गैप तो ख़त्म बज़ाहिर हो गया कम्युनिकेशन का, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? क्या इसके अंदर कोई हिज़्ब इख्तिलाफ कोई साजिश कर रही है, या नून लीग की बहुत ज़्यादा असर व रसूख है पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी में कि जिसकी वजह से अभी तक हुकूमत और ताजिर बिरादरी जो है वो एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे? एक्चुअली रज़ा साहब, बात ये है कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमारे मुल्क में आई है, पिछली तीनों गवर्नमेंट बदकिस्मती से सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन गवर्नमेंट्स। ठीक है। अब उसमें होता ये है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? इंडिजिनस आपके रेवेन्यू कलेक्शन जो टैक्सेस हैं वो कितने हैं, बाहर की रेमिटेंस कितनी आ रही हैं, और आपकी एक्सपोर्ट कितनी है। अब हम इन तीनों पोर्शनों में हमारी कोई पॉलिसी या स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं फॉर एग्जाम्पल FBR हर एक के पीछे पड़ा हुआ है कि हमें किसी ना किसी तरीके से कलेक्शन, वो 300 बिलियन के इस वक्त लॉस में जा रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन में। 4.7 ट्रिलियन का उनका टारगेट है, ऑलमोस्ट 300, और ख़तरा है कि 400 बिलियन को ये टच ना कर जाएं। अब उन पर प्रेशर है कि जैसे मर्जी हो आप टैक्स को कलेक्ट करें। देखें, मईशत का पहिया टैक्स खाली कलेक्शन से नहीं चलता। अच्छा। ये चलता है इन्वेस्टमेंट से, FDI से। आपके स्टॉक मार्केट में किस बात की कमी हुई है? आपने सोचा? करोड़ों डॉलर लोग निकाल के ले गए। एक खबर आप देते हैं जनाब फलानी चीज़ होने वाली है, फलां से अटैक होने वाला है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मईशत कमज़ोर जा रही है, एकदम सबसे पहले कौन जाता है? सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टर जाता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर इज़ द अपॉर्चुनिस्ट। उसको जहाँ से भी पैसा मिलेगा वो पाकिस्तान से उठाएगा, बांग्लादेश में डाल देगा, बांग्लादेश जाएगा श्रीलंका में डाल देगा। अब हमारी गवर्नमेंट ने मुझे बताया, जब से ये 8 महीने से ये लोग आए हैं, या पिछली भी जो गवर्नमेंट थी हैं, उन्होंने कौन से ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं, नॉट ओनली फॉर द लोकल इन्वेस्टर, फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर। देखिए, यहाँ हर बंदे की ख्वाहिश ये है कि वो प्रॉपर्टी खरीदे। पाकिस्तान का हर बंदा चाहता है मुझे, कोई बंदा इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहता, कोई बंदा कारोबार करना नहीं चाहता, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में उसके पीछे FBR वाले पड़े हुए हैं, जिसकी बैंक स्टेटमेंट उसके पीछे, और जिसकी नहीं है उसको आप खुली छूट दे रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं हम एमनेस्टी दे रहे हैं, किन को? एमनेस्टी किसके लिए होती है सर? उसके लिए होती है चोर है, उसके लिए तो नहीं होती जो सही तरीके से काम कर रहा है। तो आप कब तक 1958 से लेकर अभी तक 13 एमनेस्टी स्कीमें आप आ चुकी हैं। पिछले IMF के पास भी 13 मरतबा जा चुके हैं। IMF के पास भी बड़े प्रोग्राम आप 12 कर चुके हैं, ये 6वां 7वां प्रोग्राम, वो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ सिवाय शौकत अजीज़ के दौर में जो प्रोग्राम। पिछली एमएससी स्कीम में आपने 1050 अरब रुपया लोकल है, और कोई इतना ही 1050 कोई 1064 अरब रुपया बाहर से आया, 125 अरब के टैक्स। सर 125 बिलियन इज़ नथिंग। जब आप 5 ट्रिलियन रुपीज़ कलेक्शन की बात करें, उसमें 150-200 अरब क्या करेगा? तो आप इस मिनिस्ट्री स्कीम में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी ये पहले तो ये होता है, लोग फ्यूचरिस्टिक कैपिटल बिल्डिंग करते थे, मतलब कि 2% दे दो, आप जितना मर्जी कैपिटल अपने पास अपनी बैलेंस शीट में। अभी तो वो ये कहते हैं जो आप कैपिटल शो करना चाहते हैं वो बैंक में जमा कराएं, वो तो है ही नहीं। आपका पैसा कहाँ पे है? आपको भी गौर करें, आपका पैसा तो लैंड में पड़ा हुआ है, स्टॉक मार्केट से तो निकल गया सारा। आपकी मार्केट डेली इतनी तेज़ी से गिर रही है कि अब खतरा पैदा हो गया है कि ये कि क्रैश ना कर जाए। आपके ऑयल के जो शेयर्स हैं वो बहुत नीचे चले गए हैं। तो गवर्नमेंट, जो हकीकत बात आपने जो सवाल पूछा, ट्रस्ट डेफिसिट जो है बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जो बात है वो पॉलिसी और है, बात हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, पॉलिसीज बिल्कुल डिफरेंट। पॉलिसी बनाई नहीं है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा टैरिफ पॉलिसी आई, आप देखिए फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आपने टैरिफ पॉलिसी जो है ना वो अनाउंस की है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ये सारे मिल के बैठे हैं। ये देखिए ना, नुकसान के 2 तरीके, एक तो यह है कि आपको रेवेन्यू आता, एक ये है कि आप लोगों को दे दें। मतलब आप इंडस्ट्रीज को कहें भाई पूरे मुल्क में आप इंडस्ट्री लगाओ जहाँ मर्जी, लेकिन चलो इसके बदले लोगों को रोज़गार दो। देखिए पूरी दुनिया में अमन मईशत के बेहतर होने से कायम हुआ, ताकत के जोर पे नहीं कायम हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये इस बात की गमाजी है, दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया कि जंगें या मिलिट्री जो है वो कोई हल नहीं है रूल करने का। मईशत की मजबूती जो है वो मईशत, आप दुनिया के तमाम मुल्कों को देख लें, जो उनमें क्या है, इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मईशत स्ट्रांग है, बेसिक फैसिलिटीज मौजूद हैं, इसलिए वहाँ आपको अमन नजर आता है। आप यहाँ भी अगर आप फॉर एग्जांपल 1% को कोई इंसेंटिव दे दें जी, आप अपना काला धन या सब कुछ वाइट कर लो, और जो आपके बाई एंड लार्ज जिनको पहले मैंने कहा कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरमाए का मुतहर्रिक होना जो है वो बहुत जरूरी है, वो इंतहा से ज़्यादा जरूरी है। और साहब एक सूरत हाल ये है कि
बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा तशवीशनाक है या इतनी ज़्यादा गंभीर है कि इस बात की भी बार बार ज़रूरत महसूस हो रही है कि कोई डिस्ट्रैक्शंस होनी चाहिए। कोई जैसे जब किसी को तबीयत ख़राब होती है तो उसका जहन थोड़ा सा इधर उधर अच्छी बातों में लगाया जाता है कि जी इसका ध्यान हट जाए उस तकलीफ़ से कि जिसमें मुब्तला है। कल और परसों 2 दिन में मैंने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा है और वो एक सदारती निज़ाम के बारे में गुफ्तगू चल रही है। पहले तो ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर होने वाले इस किस्म के जो ट्रेंड्स होते हैं वो किस हद तक क्रेडिबल होते हैं, उसमें कितनी आवामी पार्टिसिपेशन होती है, यानी किस हद तक जेन्युइन होते हैं वो। मैं अदा मुर्तज़ा सोलंगी से भी इसके ऊपर इनपुट लेना चाहूँगा। और दूसरा ये कि ये सारा मामला है क्या कहेंगे? देखिए, डेफिनेटली सोशल मीडिया का काम ही ये है कि अगर लोगों को एक बात करने का मौका होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर लोग समझते हैं कि इस पर बात करनी है तो ज़रूर बात होनी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली मसला तो पार्लियामेंट में ही आना है अगर कल को अगर इस तरह की बात होती है। देखिए, आपको अपने हालात देखने पड़ेंगे। हमारी जो तकसीम है पिछले कुछ अरसे से आप देखें, 2013 का इलेक्शन देखें या 8 का इलेक्शन देखें, तो ये लग रहा था कि जैसे पंजाब से पंजाबी जीत रहा है, सिंध से सिंधी जीत रहा है, खैबर पख्तूनख्वा से पठान जीत रहा है और बलोच से सिर्फ बलोच ही जीत रहा है। और वो जो फेडरेशन की पार्टियां थी वो सुगड़ के रह गई। पीपल्स पार्टी वापस अपने सिंध में चली गई और वो जो फेडरल लेवल पे एक पार्टी हुआ करती थी वो नहीं। अभी खान साहब ने पंजाब और केपी में गवर्नमेंट बनाई है, बहुत सारी बातें भी हो रही है, हम उस पर नहीं जाते। तो देखना यह है कि अगर आपको एक सदारती निज़ाम चाहिए तो जो आपको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा वो पूरे पाकिस्तान से एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसको वो सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान हर जगह से एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान जिस तरह की सियासत अभी चल रही है इस तरह का मुतहमिल है कि हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? इस पर भी जारी बात है, बहस होगी। और दूसरा भी आप अपने इलेक्टोरेट से पूछ सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट से पूछ सकती हैं क्या होगा। ये बहुत बड़ा आपको सेटअप चेंज कर लेगा। पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जाना पड़ेगा। आपके पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहे भी हैं, वन मैन पार आ जाता है। इमरान खान साहब शायद इसलिए भी बात करेंगे या कोई और, उनको अच्छा लगेगा क्योंकि उनको डिलीवर करने में आसानी होती है। समटाइम्स पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है कि बहुत सारे इत्तेहादी मिल जाते हैं, ब्लैकमेल करते रहते हैं, नहीं हमें ये दें, हम ये करेंगे, हम आपको साथ इधर लेके जाएंगे। अच्छा भी होता है क्योंकि ब्लैकमेल नहीं करते बल्कि पार्टी के अंदर भी जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं अच्छा भी होता है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी रहती है। ये भी बहुत अच्छी चीज है, इसको भी दोनों पहलुओं को समझना चाहिए आपके नाजरीन के लिए। अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी, ये भी अच्छी चीज है। और समटाइम ब्लैकमेलिंग करते हैं जिससे इकोनॉमी को नुकसान भी होता है। जो पीपल्स पार्टी जब 2008 से 13 थी तो उनको बहुत ज्यादा कंप्रोमाइजेस भी पॉलिटिक्स और रिकॉन्सिलिएशन लेके आए जिससे नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ था। लेकिन फायदा ये हुआ कि हम जमहूरियत के पटरी पे चल पड़े, हम चलते रहे सेटअप आगे आता रहा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम अफगानिस्तान को देखते हैं, अभी हमारे साथ ही है, तो वहां पे मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन जबरदस्ती अमेरिकन वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम नाफिज कर रहे हैं जो कि लिंग्विस्टिकली डिवाइडेड है। हाँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लिंग्विस्टिकली डिवाइडेड है, एथनिकली डिवाइडेड है और बहुत सारी जो है वो सेक्टेरियन बेस पे डिवीजन है। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहस जरूर होनी चाहिए, एक प्रोडक्टिव डिस्कशन होनी चाहिए और ये हमें सोच लेना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई डिस्कशन करने से हमारे सिस्टम में बेहतरी आती है, गुड गवर्नेंस में बेहतरी आती है और ओवरऑल जो कराची से लेके खैबर तक और हर जगह सारे पाकिस्तानी इस बात से मुत्तफिक हैं कि हमें एक स्ट्रांग लीडर पे इकट्ठे हो सकते हैं, फिर तो आपको 51% वोट लेना पड़ेगा। फिर आपको पता है फिर मौलाना फजलुर रहमान तो शायद ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सके, या बहुत सारे लोग सिस्टम से बाहर हैं वो तो कोई फायदा नहीं ले सके। फिर आपको पावर डिवॉल्व करनी पड़ेगी, गवर्नर बनाने पड़ेंगे और फेडरेटिंग यूनिट्स बनाने पड़ेंगे आपको। फिर 4 सूबों से आपका निजाम नहीं चलना और इतनी ज्यादा डिवीजन करनी पड़ेगी कि आपको अगर 10, 12, 14 सूबे बनाने पड़ेंगे ताकि वो पावर डिवॉल्व करके उन सूबों को पावर करके वहां गवर्नर लगा के फिर प्रेसिडेंट वहां पे जाए, जैसे कि अमेरिका में या बाकी जगहों पर हो रहा है। सो अभी जो आपके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें तो अभी आपने पावर दी ही जैसे ही नीचे, तो अभी हम कह रहे हैं 18th अमेंडमेंट को रिवर्स करें क्योंकि पैसा ज्यादा चला गया। और बलोचिस्तान का भी हम देख रहे थे कि वहां पे पैसा खर्च ही नहीं हुआ, उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं। खुद पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं हमारी कैपेबिलिटी नहीं, ज्यादा चला गया और फालूदे वाले के अकाउंट में चला गया, ये भी आपने कहा नहीं। बिल्कुल, तो इस तरह की चीजें हैं जो मैं समझ रहा हूं। जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट इनके हवाले से देखें तो बहुत सारा पैसा जो है उसकी एम्बेजलमेंट भी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है में हुई है या दीगर सूबों में? दीगर सूबों में हुई है, मैं जिक्र कर रहा हूं उसका। बाकी सूबों में भी तो जाहिर बात है। मजे की बात तो ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस ऐसी रिपोर्टें बाहर ही नहीं आने देते और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है 4 सूबों में वो तो डिस्कस भी नहीं होता। अभी तो मरकज में भी कंट्रोवर्शियल हो गया शहबाज शरीफ के आने के बाद, क्योंकि वो समझते हैं कि जी उनके ऊपर केसेस एंड ऑल दैट। सो इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, खुल के बहस होनी चाहिए। एकेडमिशियंस, पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट, तो तमाम तबकों से इस पर आने रिकमेंडेशन आनी चाहिए अगर लोगों को पसंद है। रखेंगे एक मुख्तसर
मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस और सोशल मीडिया के ऊपर होने वाले डिस्कशंस किस हद तक हमारे माशरे में आजकल मौसर हो चुके हैं या उनका क्या इम्पैक्ट है? उसकी बुनियाद पे हमने ये तो देखा है कि तहकीकाती इदारे जो हैं वो खतूत जारी करना शुरू कर दी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे होने वाली एक्टिविटीज़, लेकिन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है उसकी? देखें, जब इंटरनेट आया था तो बहुत से जो मुफक्रीन थे उनका ये ख्याल था कि इससे अवाम की जो आज़ादी की जो उमंग है उसको बड़ा फ़ायदा होगा और लोग, आम लोग इसके मोहताज नहीं होंगे कि जो मास मीडिया है, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, उसके ज़रिए जो है वो अपना इजहार कर सकें, क्योंकि उनके हाथ में जो फ़ोन है उससे वो अपनी राय का इजहार करेंगे। लेकिन हमने देखा है पिछले चंद सालों में कि किस तरीके से जो ताकतवर ग्रोह हैं तमाम दुनिया के ममालिक में, वो ताकतवर ग्रोह जो सियासी भी हैं और जो कारपोरेट ग्रोह भी हैं और जो डंडे वाले भी हैं जी, वो किस तरीके से इसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो बार्ट्स का कल्चर है, जो साइबर मर्सनरीज़, जो किराए के, जो भाड़े के जो टट्टू हैं साइबर के जी, अब वो किस तरीके से उसको आप 50 लड़के लड़कियां जो पेड हैं वो बैठ के जो है वो 1 घंटे के अंदर इतने ट्वीट्स करके जो है वो एक ट्रेंड बना लें, वो लाजमी तौर पर अवाम की जो सोच है उसकी अक्कासी नहीं करता। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये जो मसाइल हैं जिस पर गुफ्तगू हो रही है उस पर कोई पाबंदी है कि जी आप सदारती निज़ाम पे या खिलाफत के निज़ाम पे या किसी भी चीज़ पे, जमहूरियत पे, जिस पे भी आपने गुफ्तगू करनी है वो ज़रूर करें, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो हमारी तारीख़ है 70 साल की, उसमें आप ये देखें कि कोई 33 साल बराह रास्त यहाँ पर सदारती निज़ाम रहा है। 11 साल अयूब खान के, 2 साल यहया खान के, 11 साल ज़ियाउल हक के, 9 साल जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के जी। तो उसके बाद भी अगर लोगों का पेट नहीं भरा सदारती निज़ाम से तो गुफ्तगू करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप ये ज़रूर देख लें कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसको सकाफ़ती तारीख़ी वहदतों ने बनाया है। मिसाल के तौर पर आज के जो पाकिस्तान के सूबे हैं, पाकिस्तान ने उनको तख्लीक नहीं किया, इन्होंने पाकिस्तान को तख्लीक किया। तो ये एक पीछे एक ये सिर्फ इंतज़ामी यूनिट्स नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दुनिया की जो हकीकी जमहूरियत है वो वही जमहूरियत है जिसमें इक़्तिदार नीचे की सतह तक चला जाए जी। ये नहीं हो कि जी आपने मजबूत मरकज़ तो तोड़ दिया लेकिन वो सारे वसाइल जो है वो सूबों के दारुलहुकूमत में जाकर एक जगह ठहर गए। सही। आपको पहिया नहीं ईजाद करना, आपके अपने मुल्क के आइन का आर्टिकल 140A खोल के पढ़ लें, सही, जिसमें ये लिखा है कि जो मकामी हुकूमतें हैं वो सियासी, इंतज़ामी और माली एतबार से खुद मुख्तार होंगी। अगर आप अपने जो बल्दियाती निज़ाम है उसको ज़रा देखें कि क्या आइन के इस शिक के तहत वो चल रहा है, जवाब उसका नफ़ी में है। जी हाँ, चारों सूबों का अलग अलग निज़ाम है और एक से बढ़कर एक कमज़ोर, लेकिन वो कमज़ोर है, वो आइन के आर्टिकल 140A की जो कसवटी है उस पर पूरा नहीं उतरता। तो ज़रूरत इस बात की है, दुनिया की तमाम बेहतरीन जमहूरियतें इसलिए बेहतरीन हैं कि वहाँ पर पावर जो है वो डिवाल्व हो चुका है, निचली सतह तक जा चुका है। जो मकामी हुकूमतें हैं उनके पास बेपनाह अख्तियारात हैं, वो टैक्स अपना लगाते हैं। दुनिया की अक्सर जमहूरियतों में पुलिस का जो निज़ाम है वो बराह रास्त मकामी हुकूमतों के अंडर में होता है। आपका जो पुलिस वाला है वो आपके जो टाउन की जो कमेटी है, जो मेयर है, उसके अंडर में वो होते हैं। तो जब तक हम अपनी जमहूरियत को और रिफाइन नहीं करते अपने आइन के अंदर रहते हुए, तब तक ये जो हमारे मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे और कोई मर्द आहन हमारे
मर्ज का इलाज नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि हमने मर्द आहन बहुत देखे हैं और वो मर्द आहन आधा मुल्क हम पहले गंवा चुके हैं और हम मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हमारा मुल्क मजीद कमजोर हो। नईम सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ के लगभग, इसमें 1 करोड़ भी नहीं होगी शायद तादाद उन लोगों की कि जिनको इस बात से फर्क पड़ता है कि गवर्नेंस सिस्टम कौन सा है इस मुल्क का। 21 करोड़ लोग तो वो हैं जिनको एक वक्त के बाद दूसरे वक्त के खाने की फिक्र ही सबसे बड़ी फिक्र लाहक होती है। अब ऐसे में ये डिस्कशंस बहरहाल हो रहे हैं और अभी सोलंकी साहब ने बड़ी खूबसूरती से सारे मामले को एक्सप्लेन किया कि पाबंदी तो बिल्कुल नहीं है, बात तो की जा सकती है, थॉट प्रोसेसेस को इन्वोक करना एक सेहतमंद माशरे की अलामत होती है। आप इसको सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत से हमें यानी आवाम को क्या तवक्कुआत वाबस्ता करनी चाहिए कि वो गवर्नेंस को इम्प्रूव यानी मईशत बशमूल मईशत गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में क्या इक़दाम हमें मौजूदा हुकूमत से वो रखने चाहिए? देखिए, सोलंकी साहब ने बड़ी इसी तरह इस चीज़ को डिस्क्राइब किया कि पाकिस्तान जो कायम हुआ वो सूबे जो है ना उसकी वजह से ये इकट्ठे हुए और पाकिस्तान बना और यहाँ पे एक मज़हब, एक कम्युनैलिटी थी, कल्चर सबका अलग-अलग था। अब आप अगर दुनिया के किसी भी मुल्क को देखें ना, मतलब जापान चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ या फ्रांस चले जाएँ, तो वहाँ किसी को नहीं पता होता कि आपका डिफेंस मिनिस्टर कौन है और फॉरेन मिनिस्टर कौन है। उनको ये पता होता है कि हमने सुबह 7 बजे उठना है, दफ्तर जाना है और रात को 7 बजे तक काम करना है। इस हॉस्पिटल से हमें हमारी इंश्योरेंस है, इस स्कूल में हमारा बच्चा फ्री पढ़ेगा, ये हमें घर 30 साल की इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा और ये हमारा रोजगार का देगा। और उनको ये भी पता है कि उन्हें सीट बेल्ट लगानी है। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है। कानून जो है ना सर, वो कानून किताब का नाम नहीं है। किताब में कानून लिखा होता है, नाम है ये इन्फोर्समेंट का। पूरी दुनिया में एक जैसा कानून है। न्यूयॉर्क में भी अगर लाइट चली जाए ना तो मिनटों में दुकानें शुकानें लोग चोरी कर जाते हैं वहाँ पे भी। सिर्फ ये कि इन्फोर्समेंट क्या है। हमारा इशू ये है, हमारे पास एक गुड गवर्नेंस की कमी है, इन्फोर्समेंट की कमी है, पॉलिसी की कमी, इन सब चीज़ों का फुकदान है। सही। बाकी लोगों को दामन वक्त में गुंजाइश क्योंकि कम है, मुझे वाइंड अप करना है। कमर चीमा साहब, एजुकेट करना आवाम को हुकूक और फ़राइज़ के हवाले से हुकूमत के साथ साथ हमारी और आपकी यानी मीडिया की कितनी जिम्मेदारी है इसमें? बिल्कुल जिम्मेदारी है जी, बात तो करनी चाहिए इसमें, और ये गवर्नमेंट का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना है। मीडिया ज़ाहिर बात है वो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें वो कैरिड अवे हो जाता है और वो नहीं डिस्कशन कर पाते। लेकिन जैसे आज अपने शो पे आप ये बात कर रहे हैं और कोई सुन रहा है और जैसे इन्होंने बात की सिद्दीकी साहब ने, तो मेरा ख्याल है किसी के लिए अच्छा ही होगा अगर वो कानून को अमल करेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करे, जैसे भी इम्प्लीमेंट कराए। ये जो तासुर पाया जाता है कि हमारे मुल्क में अमीर के लिए कानून हो रहा है, गरीब के लिए होना है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो भला कोई भी सूबा हो, कहीं भी हो, इस तासुर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये तासुर आज भी 70 साल बाद पाकिस्तान के बनने के बाद वजूद है और ज़्यादा आज भी पाकिस्तान में कायम है कि यहाँ पर एक कानून अमीर का है, एक कानून गरीब का है और दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसको ख़त्म करना होगा। खान साहब बार बार इसका इयादा भी कर चुके हैं और नारा भी लगाते रहे हैं, ट्वीट भी करते हैं इसके ऊपर। वो उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल, उनके दरीना मसाइल हल होने की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम अच्छी गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। हम आपका डिप्रेशन नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आपको पॉजिटिव खबरें देंगे, ये हमारी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेहमानान गिरामी का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। जी पाकिस्तान के लिए।